चलो निकालो ग्रामर वाला सेक्शन। एक्टिव पैसिव कल पढ़ रहे थे, जो कल पढ़ा उसको रिवाइज करके आज स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। कल और जो परसों में हमने पढ़ा बहुत बेसिक चीजें थी और आप में से काफी लोगों को पहले से आती होगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कि एक्टिव पैसिव और किस किस तरीके से बन सकते हैं। टेंस के बन गए, मॉडल के बन गए, और जो डिफरेंट तरीके हैं उनके बारे में आज डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले एक बारी कल जो मैंने बताया था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हाँ जी, क्या क्या पढ़ा था कि अगर मुझे एक्टिव पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी एक्टिव पैसिव। मैं पूछती हूँ, आप जवाब देना। प्रेजेंट सिंपल का कैसे बनेगा? इज एम आर के साथ में BT3, ठीक है क्या? TV3, तो BT3 तो बनाना ही है। पैसिव का मतलब BT3। बी कौन होता है? इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, ING फॉर्म बीइंग, थर्ड फॉर्म बीन, और जहां वर्ब फर्स्ट चाहिए बी खुद। अब पैसिव का मतलब क्या होता है? BT3। ऑप्शन इजीली रिजेक्ट हो जाएगा, वो तो तैयार बैठा है आपको पास करने के लिए, आप ही नहीं होना चाह रहे हो, तो ऑप्शन रेडी रहेगा, ये ध्यान रखना, आप गलती मत करना। चलिए, पास सिंपल वॉज वर से, और वॉज वर के साथ में अगेन BT3 है तो TV3। चलो ठीक है। कंटिन्यूअस साथ में ही लिख दूं क्या? जो है वो तो रहेगा ही, यानी इज गोइंग लिख रखा है तो इज तो रहेगा ही। अब गोइंग को BT3 बनाना है तो पहले तो इसके बाद में ING फॉर्म चाहिए। कौन बनाता है ING? तो इज एम आर तो जो रहना है प्रेजेंट में वो तो रहेगा ही रहेगा। मान लो यहाँ प्रेजेंट लिख रही हूं, अगेन यहाँ कंटिन्यूअस अगर पास्ट का होगा तो इज एम आर है वो रहेगा, वॉज वर है वो रहेगा। अब इसके बाद में ING फॉर्म आती है तो पैसिव कैसे बनाते हैं ING का? बी के परिवार से ING आता है, कौन है? बीइंग। क्या केवल बी से काम चल जाएगा पैसिव में? नहीं, BT3 चाहिए। T3 मतलब TV3, यानी ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का बना दोगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनाओगे? बस परफेक्ट आएगा और किसको लाएगा? बीन को, क्योंकि उसके परिवार में वही है जो थर्ड फॉर्म बनता है। तो ये चीज तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत बेसिक था, आप लोगों को आता भी है। हमने बस BT3 नया इंट्रोड्यूस किया और आई होप आपको वो समझ में भी आ गया होगा। चलिए, अगर मैं फ्यूचर में बात करूं तो कौन कौन के का नहीं बनता है फ्यूचर में? कंटिन्यूअस दोनों का ही नहीं बनता है ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे नॉर्मल कंटिन्यूअस हो, क्योंकि उसमें विल बी शैल भी पढ़ा था तो बी तो है ही उसमें ऑलरेडी। चलिए, फ्यूचर सिंपल का कैसे बनता है? मॉडल के जैसे, है ना? क्यों? क्योंकि वैसे भी देखो तो विल शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी के परिवार में कौन है? बी खुद है। तो मॉडल का कैसे बनता है? मॉडल के बाद में क्या आ जाता है? बी का यूज होता है और फिर T3, BT3। तो ये तो रहेगा ही एज इट इज। क्लियर है? इसमें तो मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया है जो कल नहीं डिस्कस हुआ था। आज हम क्या पढ़ेंगे? ये केस तो है ही, लेकिन और कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं, प्लस एक मेहनत ये हमने ऑलरेडी कर ली है कि जो जो केस मैं पढ़वाऊंगी, जो अभी पढ़ाऊंगी, आपसे क्या पढ़वाना है, जो मैं पढ़ाऊंगी वो केस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ढूंढ लिए हैं वो जितने पॉसिबल हुए। हो सकता है एक दो छूट भी गए हूं तो वो आप कर लेना, और जितने मिले उतने ढूंढ के यहाँ लिखवा दिए हैं, तो आपको साथ के साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब पहले ये बताओ, साथ के साथ क्वेश्चन थोड़ी लिखोगे? घर पे PDF दूंगी, उसमें से लिख लेना क्वेश्चन, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख देना। चलिए, सबसे पहला केस है हमारा डबल ऑब्जेक्ट का केस। याद करो, मैंने डबल ऑब्जेक्ट आपको पढ़ा रखा है। क्या होता है डबल ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट। माय मदर कुक्ड मी हलवा, मेरी माताजी ने मुझे कुक किया है या हलवे को कुक किया है? हक, हलवे कुक तो हलवे को किया है, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए। तो डबल ऑब्जेक्ट का केस है। एक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान में ये रखना था कि इस केस में अब इसका पैसिव भी तो बन सकता है। तो पैसिव कैसे बनेगा? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बना देंगे पैसिव। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में से किसी से भी बन सकता है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में से किसी से भी बन सकता है। एग्जाम में कभी उससे बना देता है, कभी उससे बना देता है। अभी एग्जाम्पल आएंगे तो दिखाऊंगी। तो पहले लिख लेते हैं डबल ऑब्जेक्ट में। एक तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इसमें भी दो केस है। एक नंबर 1 लिख दूं, जिसमें एक तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों तो सब्जेक्ट बन नहीं सकते, एक बार में एक ही आगे आएगा। अरे
क्या नियम कहता है एक्टिव पैसिव का? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। क्या टेंस सेंस बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। बस एक्टिव से पैसिव का मतलब है BT3, बात खत्म। यही एक्टिव पैसिव है। चलिए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, जो जी नहीं रहे, जो भी कोई थिंग है, यस, जो व्हाट से क्वेश्चन करते हो, वो क्या होता है? डायरेक्ट। थिंग वाले नॉन लिविंग बोल सकती हूँ मैं इनको। और जो हुम का क्वेश्चन करते हैं, पर्सन वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो कैसे भी याद रख लो, पर्सन थिंग से कर लो, व्हाट हुम से कर लो, जिनसे प्रश्न पूछने में दिक्कत आती है। चाहो तो यहाँ पर्सन लिख लो और यहाँ क्या लिख लो? थिंग लिख लो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी आप क्या बना सकते हो? उनका भी पैसिव बना सकते हो। एक एग्जाम्पल लिखें तो आइडिया लगे। चलिए, वैसे खूब सारे एग्जाम्पल आएंगे बट यहाँ एग्जाम्पल की जगह छोड़ रही हूँ। एक केस और आता है जिसमें दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। देखने में दोनों कैसे लगेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ही आपको जीते जागते पद या कुछ ना कुछ लगेगा, पद लगेगा, इंसान लगेगा। तब ऐसे में क्या करें? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे हमें बनाना है, क्योंकि पीछे वाला क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। पीछे वाला क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनता है। किससे बनता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट। ये जी रहा है या नहीं जी रहा? नहीं जी रहा। वो जी रहा है क्या? हाँ जी रहा है। तो अगर मान लो दोनों ही इंसान आ जाए, तब क्या करना है? जो पहले वाला रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे पैसिव बनेगा। इन दोनों में से किसी से भी बन सकता है, लेकिन 1 स्टार 2 स्टार वाली बात है, अगर इससे बनाओगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि इंसान को तवज्जो देनी चाहिए या फिर जो जी नहीं रहा है उसको? आदमियों को ही देनी चाहिए। तो इससे ज्यादा सही होता है ऑप्शन में दोनों हो। वैसे देगा नहीं, कुछ ना कुछ एरर डाल देगा, लेकिन ये ज्यादा सही होता है। नहीं, ये भी दे रखा है तो ये भी सही माना जाता है, लेकिन ग्रामर के अनुसार इसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड मैंने क्या बोला? अगर दोनों इनडायरेक्ट हो जाए तो पीछे वाला कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड, एक आई वाला, एक ई वाला। ये कौन सा है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका साथ दे रहा है, इसको पूरा कर रहा है। और एक आई वाला मतलब किसी की तारीफ करना, जैसे कॉम्प्लीमेंट देता है ना वो, तो ये पूरक होता है। चलिए, जो बात मैंने बोली अभी वो एग्जाम्पल से देख लेना। अभी ये समझ में आया क्या जो मैंने बोला? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? दो ऑब्जेक्ट साथ में आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकते हैं। माय मदर कुक्ड मी हलवा अभी अपन ने देखा ही था। लेकिन जैसे मान लीजिए यही एक चीज ये बोल रही हूं, ये तो ये हो गया माय मदर कुक्ड मी हलवा, कुक्ड मी हलवा, एक तो ये हो गया। इसमें एक तो क्या है? जो जी नहीं रहा है, और एक क्या है? जी रहा है। अगर मैं ये बोलूं ही मेड मी प्रेसिडेंट, डबल ऑब्जेक्ट है क्या? ही मेड मी प्रेसिडेंट है क्या डबल ऑब्जेक्ट? अरे मी भी है, प्रेसिडेंट भी है, उसने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। एक नॉन लिविंग तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना? प्रेसिडेंट तो कोई पद है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट से बनेगा या फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी मी का आई बनेगा, प्रेसिडेंट आगे नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। हाँ, पढ़ो। लिखने का टाइम दूंगी मैं ना, ऐसा मत सोचना, लिखने का पूरा समय दूंगी। या समझते जाओ, घर पे नोट्स बना लोगे? अरे डरो मत, लिखवा देंगे। नहीं, एकदम से डर गए आप। ये CET 2023 का है। समझ में आ गया मामला? चलिए, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बाकी नियम सेम है, बस मैंने डबल ऑब्जेक्ट ला दिया। अब तक एक ही ऑब्जेक्ट था, बाकी नियम सेम है जो पहले पढ़ाया है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। चलो, दे गेव हर अ क्लॉक। गेव यानी सेकंड फॉर्म। अब इसमें तो मुझे देखना ही नहीं था डबल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल काम से ही चल रहा है, फिर भी मेरे को डबल ऑब्जेक्ट ही आपको समझाना है। ये तो प्रश्न ही ऐसा दे दिया CET वालों ने, ये खेलना ही नहीं जान रहे आपसे। ये इसने प्रेजेंट में कर दिया, ये इसने परफेक्ट में कर दिया। ये तो अच्छी बात है कि हम आसानी से कर पा रहे हैं। और ये ING से कर दिया। ये पास्ट सिंपल है तो किससे बनता? वाज गिवन से बनता। लेकिन मान लो एक केस ऐसा होता कि उसके अंदर यहां पे भी वॉज लगा रखा है और ऐसे अ क्लॉक से बना देता, अ क्लॉक वॉज गिवन टू हर। तो क्या ये सही है या नहीं है? एक ई ऑप्शन मैं दे रही हूं, ये नॉट अटेम्प्ट वाला नहीं है, ये ऑप्शन है। ये हो सकता है क्या? दो ऑब्जेक्ट थे, एक हर था, एक क्लॉक था। इसने किससे बनाया? यहां पे शी से, यानी हर को पहले ले आया। ये मैं क्लॉक को पहले ला सकती हूं क्या? किसी को भी ला सकती हूँ।
जब दोनों तरीके से लिखा जा सकता है तो मैं दोनों को ला सकती हूँ। बट ध्यान रखना ये कितने स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 1 स्टार। ये गलत नहीं होता। कोई बच्चा पूछे कि ऐसे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब है कि शी वॉज गिवन, उसको दिया गया था क्या, एक घड़ी। और इसका मतलब है अ क्लॉक वॉज गिवन, एक घड़ी दी गई थी। किसको, उसको। बात तो एक ही है, उसको एक घड़ी दी गई या एक घड़ी उसको दी गई, कैसे भी बोल सकते हो आप। तो दोनों तरीके से बन सकता है। डबल ऑब्जेक्ट का केस है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, किसी को भी आगे ला सकते हो। एक कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक हमारा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक कौन सा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कर लोगे ये चीज। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, ये हाई कोर्ट एलडीसी 2023 का क्वेश्चन है। 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं क्या, 2 ऑब्जेक्ट तो समझते हो ना। हाँ, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। चलिए इसमें द प्रेसिडेंट गेव हिम, अगेन कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में जाएगा। तो जो हमारे काम के नहीं है वो पहले हटा दो, ये दोनों। और यहाँ पे भी इसने टू लगा के करवा दी अपनी बेइज्जती बिना मतलब, तो ये भी हटा दो। अगेन ये क्वेश्चन ही ऐसे दे रहे हैं, मैं क्या करूं। जो अपन समझाना चाह रहे हैं इसने तो इतना आसान बना दिया कि मतलब कुछ दे ही नहीं रहा है। इसने तो टेंस ही बदल दिया, यानी एक नियम से ही काम बन रहा है कि टेंस और सेंस नहीं बदलता। तो अब तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएंगे, बस आपको कितना आ रहा है ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सही आंसर कौन सा वाला है, सेकंड वाला है। अच्छा, ये दूसरे तरीके से बन सकता था क्या, बनाओ देखिए कैसे बनेगा। और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड से भी तो बना सकती थी, ई ऑप्शन अगर ये होता तो। और रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। दोनों सही है क्या, बिल्कुल दोनों सही है। ज्यादा सही कौन सा वाला मान जाता है, जो आदमी जी रहा है उसकी इज्जत ज्यादा है, तो ये 1 स्टार और ये 3 स्टार। बट ये गलत नहीं होता है, कई बार ये वाला भी बना के दे देता है अगला आदमी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, हाईकोर्ट एलडीसी 2016 का। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, ए, बी, सी, डी। इसमें वापस सोच लो, पढ़ लो एक बारी, रिजेक्शन लगाओ, आंसर मत ढूंढो। दिखाओ ऑनलाइन में क्या आंसर आ रहा है विजय भैया। बजरंग माहर, ठीक है, पवन कुशवाहा। हाँ, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, सी और डी। चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अरे ओहो, चश्मा लगाओ अपने। BT3 है, T3 भी है, BT3। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही एग्जाम में होता है, ऐसा ही एग्जाम में होता है। ये सही हो सकता है क्या, इसने BT3 किया ही नहीं है, बी कहाँ है। ये सही हो सकता है क्या, अरे ये तो पता नहीं क्या ही कर रहा है, सिर्फ ING लगा रहा है। सही आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन। पढ़ लो प्रश्न क्या कह रहा है। द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी, ये कौन सा वाला केस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इनडायरेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, 2 केस बताए थे। आई मेड हिम किंग, आई मेड हिम प्रेसिडेंट, तो ये दूसरा केस है। अरे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये कोई चीज थोड़ी है, ये क्या का जवाब थोड़ी दे रहा है, कौन का जवाब दे रहा है। तो दोनों कैसे हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों इनडायरेक्ट है। तो मैंने क्या बोला, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। आप किससे बनाओगे, जो पहले वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हिम से, हिम को ही बनाएंगे, कभी भी सेक्रेटरी से नहीं बनेगा इसका, ये गलत होता है। इसीलिए मैंने 2 बातें लिखवाई थी, 2 केस बना के, वहां ऐसे एग्जाम्पल लिखना। सही आंसर ये होगा, ये पास्ट में था, BT3। चलो सब काम खत्म, देखें आगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, LDC 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है मामला। चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। अब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो देखो, मेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैसे बनेगा, वॉज वर्ब से बनेगा। तो यहाँ पे ही है तो वॉज लगाऊंगी, वर्ब वॉज लगाऊंगी ही के साथ में, तो
पहली बात तो ये खुद ही, अब इसको मैं क्या ही बोलूं, बनाने वाले को क्या बोलूं, इसने विल ही कर दिया यहाँ पे। विल हो सकता है क्या? नहीं, ये 18 में पूछा हुआ प्रश्न है, सब आपको आते हुए प्रश्न ही आएंगे। अब तय करेगा, मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाऊं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट कोई भी पढ़ाए बच्चा पास हो सकता है। डिपेंड करता है अप्रोच, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, वही मैं सिखा रही हूँ। बाकी तो सब किताबों में लिखा हुआ ही है ना। तो आपको पेपर अप्रोच अगर समझ में आ गई तो आप अच्छे से पेपर डील करोगे अपना एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेड सेकंड 2013। मैंने बोला था ग्रेड के क्वेश्चन डालना भाई, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। बताइए। ठीक है मामला, चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। ठीक है, चलिए क्या बोला है, माय फादर बॉट, मेरे पापा एक लाए थे क्या, मेरे लिए एक सुंदर घड़ी, एक अच्छी घड़ी मेरे लिए लाए। मैं भी हूं और घड़ी भी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? घड़ी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैं खुद। दोनों से बन सकता है क्या? ज्यादा सही किससे होता है? मी से। लेकिन यहाँ कौन से वाला सही बैठ रहा है मामला? अब इसने बनाया ही उसी से, तो हम क्या करें, है ना। मैंने बोला था गलत नहीं होता है, ज्यादा सही की बात है। 1 स्टार 2 स्टार वाला केस है। देख लो कौन सा टेंस है, वर्ब सेकंड। ए ऑप्शन होगा। क्या दिक्कत आ रही है ए में? अ गुड वॉच वॉज बॉट, खरीदी गई थी, बाय मी। अरे इसने तो खुद ने खरीदी, पापा बेचारे लाए थे। ये तो कह रहा है कि मैं लाया था, किसके लिए? पापा के लिए। ये कब हो गया? चलिए, अ गुड वॉच वॉज बॉट फॉर मी, मेरे लिए लाई थी, मेरे लिए। ये देखो, फॉर माई फादर या फॉर मी? फॉर मी। पूरा पढ़ के फिर करना है, ये कर सकते हो आप, मुझे पूरा विश्वास है आप पे एग्जाम में, इसीलिए बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना। उसके बाद में बॉट फॉर मी बाय माई फादर, इसने तो सारे नियम ही तोड़ दिए, सब वर्ब भी सबसे पहले आ गई। अ गुड वॉच माई फादर बॉट मी, इसमें भी दो दो सब्जेक्ट लगा के एक वर्ब लगा दी, हटा दो इसको भी। कौन सा बचा है? बी ऑप्शन। दिक्कत इसमें कोई? खेल सकते हो डबल ऑब्जेक्ट से, सिंगल ऑब्जेक्ट कल कर लिया, डबल ऑब्जेक्ट आज कर लिया। अभी कितने सारे एग्जाम में आ गया, इस बार भी आ सकता है, आएगा। इतनी शिफ्ट में पेपर होगा, किसी ना किसी शिफ्ट में तो आएगा ही। क्या एक ही शिफ्ट में होगा? पक्का? तो पद ही 4000 है, फिर पोस्ट तो वो मतलब रिक्रूटमेंट तो ज्यादा उस पे होगा ना, मतलब ज्यादा लोगों को इंक्लूड करके करेंगे ना। चलो आप तो आ रहे हो उसमें। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट केस स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले ये केस लिख लो आप। ये मैंने कल लिखवा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लो बस। बाकी प्रश्न आप घर जाके लिखना भाई। आप लिखोगे तो मेरे को लग रहा है पूरी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा प्रश्न लिखने में, है ना। क्या आप घर जाके लिखना, मैं तो पीडीएफ ही दे रही हूं पूरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5-5 6-6 प्रश्न ऐसे लिखोगे तो समझो, मेरी भावना समझो। ऐसे फिर एक्टिव पैसिव मैं पढ़ाऊंगी कई दिन तक। क्या ये सब क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं? और बोलो, टिक लगा लो उसमें, ये प्रश्न था। बुक दे रखी है ना आपको? नहीं, नहीं दे रखी बुक, तो जाओ फीस जमा कराओ पहले। अगर बुक नहीं दे रखी तो। चलिए, मैंने क्या समझाया मुनेश जी, ध्यान लगाओ, नहीं तो मेडिटेशन करो अच्छे से, ध्यान तो लगाना पड़ेगा। कल अपन ने पढ़ा था एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है क्या? अब आपका ध्यान इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कल एक ऑब्जेक्ट था, आज ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट, ये मैं डबल ऑब्जेक्ट पहले पढ़ा चुकी हूँ। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज जी नहीं रही है, जैसे घड़ी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जो आदमी जीता जागता लिविंग थिंग। क्लियर है? 2 ऑब्जेक्ट है, तो 2 ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। आपको पता लगाना है, वैसे तो ऑप्शन जिस हिसाब से बना रहा है आपको कुछ पता ही नहीं लगाना है, आपको तो सिर्फ रिजेक्ट करना है जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से। तो फिर भी मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट से भी बन सकता है, इनडायरेक्ट से भी बन सकता है, किसी को भी आगे ले आना। ठीक है, जिसको आगे लाओगे उसको पैसिव बना दोगे। पैसिव बनाने का तरीका हम देख चुके हैं, दूसरे वाले को वहीं रहने दो, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, ज्यादा सही इस वाले से होता है। दूसरा मैंने बोला एक कॉम्प्लीमेंट वाला केस होता है, जो अभी प्रिंस वाला एग्जाम्पल देखा, सेक्रेटरी वाला एग्जाम्पल देखा, वो कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि आप ही बताओ कि सेक्रेटरी और प्रिंस क्या का जवाब दे रहे हैं? क्या ये क्या है या ये कौन है?
कौन है, तो दोनों इनडायरेक्ट हो गए। तो ऐसे केस में ये सेकंड वाला क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, बस उसकी सहायता दे रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट से बनाओगे या मेन इनडायरेक्ट से, इनडायरेक्ट से, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बताओ, आई और ई का मतलब, हाँ ये बोला था कि कॉम्प्लीमेंट में ये ई लिख रखा है तो ये पूरक होता है। अगर आई हो जाता तो कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ प्रशंसा हो जाता, कंफ्यूजेबल वर्ड में पूछा जाता है। हाँ मीनिंग में डिफरेंस था। बताओ शहबाज, फटाफट से कमेंट करो। मुनेश, शहबाज, समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे बढ़े, तुम्हारे लिए रुकी हुई हूं मैं। लिख लो, आप लोगों ने लिख लिया इसको? चलिए, अभी एक जितने एग्जाम्पल्स है ना, ये सारे आप घर जाके, ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से कॉपी कर लेना। 5 एग्जाम्पल थे, ध्यान रखना। कॉपी भी चाहो तो इसके नीचे तो ये 3 है। कौन कौन सा? ये वाला डबल ऑब्जेक्ट, ये वाला डबल ऑब्जेक्ट, और ये वाला, ये किस में जाएगा? केस 2 में, सेक्रेटरी वाला। और ये किस में जाएगा? ये भी केस 2 में, कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, तो 2 प्रश्न तो जाएंगे। लिख लो अपनी कॉपी में, जहां नोट्स बनाए ना, ऐसे लिख लो कि घर जाके कैसे कॉपी करना है। इस वाले के अंदर तो 1 और 2 नंबर एग्जाम्पल जाएंगे, और इस वाले में 3 और 4 नंबर एग्जाम्पल जाएंगे। चाहे तो थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर सब समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लिख के थोड़ी जगह छोड़ देना। 1 और 2 इसके एग्जाम्पल है, और 3 और 4 किसके एग्जाम्पल है? इसके। अब तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है इन्फिनेटिव या जिरंड। देखो जिरंड का तो कोई प्रश्न पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कैसे बनता है। इन्फिनेटिव जिरंड का कल लिखवाया नहीं था क्या मैंने आपको? कुछ बताया था? चलो फिर भी ध्यान रख लो, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? वो मेरे को पता चल रहा है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने डबल ऑब्जेक्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है ना? तो रिवीजन की कमी आपकी तरफ से है या मेरे तरफ से है? ऑफ कोर्स आपकी तरफ से ही है। चलो सबसे पहले तो इन्फिनेटिव और जिरंड, पहले जिरंड लिखवा देती हूँ क्योंकि इन्फिनेटिव के कई सारे केस पढ़ेंगे अपन। जिरंड, जिरंड होता क्या है? यस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है? आईएनजी आता है। तो एक्टिव के अंदर अगर कुछ लिख रखा हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? आगे ही लिख देती हूँ। तो आपको तो पता ही है कैसे पैसिव बनेगा। आईएनजी का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग से, और पैसिव का मतलब BT3। बात खत्म हो गई। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लो मैंने बोला मेकिंग, वर्ब फर्स्ट है मेक, उसके आगे आईएनजी लग रखा है। कैसे बनाऊं इसका पैसिव? ये जिरंड है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ठीक है, कैसे बनाऊं? बीइंग मेड। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस आना पड़ेगा, तो बी के परिवार से, पैसिव मतलब BT3, और बी के परिवार में आईएनजी के लिए कौन आता है? बीइंग आता है। पर और मैंने बोला कि पैसिव का मतलब क्या होता है? BT3, तो B प्लस T3 यानी ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म बीइंग मेड। समझ में आया मामला? आईएनजी के साथ में वर्ब लिखी जाती है जिरंड। कंटिन्यूअस टेंस, टेंस की जगह काम में आता है। ठीक है, जिरंड कहाँ काम में आता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जिरंड कहाँ काम में आता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस में। याद करो मैंने बोला था या तो नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन मान लो किसी केस के अंदर नाउन प्रोनाउन नहीं है, वर्ब आ गई, तो सब्जेक्ट पे कैसे बिठाओगे? जैसे बोला था वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना, तो चलना तो वर्ब है, तो वॉक प्लस आईएनजी, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग यहाँ क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। तो जिरंड क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बैठने वाले वर्ब्स होते हैं, आईएनजी के साथ बैठते हैं। चलिए अब देखो मुनेश, तुम्हारा आज ध्यान कहीं और है, मेरे को पक्का पता चल गया। बाकी सब बच्चे लिख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई चीज भी नहीं आ रही है, इसका मतलब एक बच्चे के साथ दिक्कत आ रही है, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और है। मुनेश थोड़ा रेस्ट करो और इसको रिकॉर्डिंग में देखना, फिर भी कोई समस्या हो तो पूछना। इसके बाद में इन्फिनेटिव लिखते हैं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बिल्कुल लिखो, वो चीज ली जाएगी, लेकिन मैंने 2 बार समझा दिया, 3 बार भी समझा दूंगी अगर क्लास का टाइम कम नहीं होता तो। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट। जिरंड और इन्फिनेटिव वो वर्ब्स हैं, या तो हमें किसी भी
सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब चाहिए होती है, एक की जगह दो वर्ब चाहिए, तो दूसरी वाली वर्ब इन्फिनेटिव या जिरंड बनता है। जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, हिंदी में मैंने लिखा मैं वहां जाना चाहती हूं, जाना भी है और चाहना भी है। सुन लो वापस, आई वॉन्ट टू गो देयर, जाना भी है और चाहना भी है। एक सेंटेंस में तो एक ही वर्ब होती है मेन, तो जब ये वर्ब बन गई तो दूसरी वाली वर्ब को कैसे लिखोगे? तो उसको लिखने का तरीका रहता है इन्फिनेटिव या फिर जिरंड, या तो इन्फिनेटिव या जिरंड, एक तरह से ऑब्जेक्ट की प्लेस ही होगी। ये वर्ब आ गई और इसकी जगह ऑब्जेक्ट, ऐसे ही ये सब्जेक्ट के प्लेस पे भी आ सकते हैं इन्फिनेटिव और जिरंड। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंड का मतलब होता है मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। फिर भी इन्फिनेटिव जिरंड नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैंने सर को बोला है, अभी आपको वो मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया ना, आज वो एक्टिव पैसिव की शीट करवाएंगे और इसके तुरंत बाद जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ ना, वैसे सर उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो इन्फिनेटिव जिरंड भी आपको आ जाएगा। शीट से करने में मजा आ रहा होगा ना जो सर करवा रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करवा देंगे इन्फिनेटिव जिरंड की। चलिए, तो अब इसको कैसे बनाओगे? जैसे सेम सेंटेंस है, एक्टिव में ऐसे लिख रही हूँ, इस तरह नंबर डाल लेना। एक्टिव में इस तरीके से लिख रही हूँ, टू मेक, तो इसका पैसिव कैसे बनना चाहिए बताओ भाई? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या नियम है किसका? इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव अपना नियम तोड़ेगा क्या? नहीं। तो टू के बाद पैसिव का मतलब BT3, तो टू के बाद बी लाओ, बी के परिवार से कौन है? बी खुद ही है, और BT3 मेड। अब समझ में आया मामला? लिखो इसको एक बारी, वापस समझाती हूँ। बिल्कुल सही है शहबाज। अरे ये पूरे सेंटेंस कहाँ लिखा है मैंने अभी? आप कह रहे हो जिरंड वाले में बाय लगेगा नहीं लगेगा, मैंने वाक्य लिखा क्या? मैं तो बता रही हूँ पैसिव कैसे बनेगा। वाक्य मैं अभी दिखाऊंगी विकास आपको, वाक्य देखना, वाक्य तो वाक्य ही रहेंगे, बाय लगेगा नहीं लगेगा वो तो वाक्य के अनुसार तय किया जाएगा। अभी तो मैं कैसे बनता है पैसिव वो सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है? प्रश्न कैसा आता है उस पर तो हम गए ही नहीं है, प्रश्न भी दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है? वापस देखें इसको एक बारी, जो मैंने लिखा है तीनों लिख लो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछ लो कि लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि समझाने वाला तो वापस समझा रही हूं मैं। ठीक है, देखें। चलिए, जिरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। होती वर्ब ही है, आईएनजी लगी हुई वर्ब है, लेकिन ये टेंस नहीं है। वो जो आईएनजी रहता है कंटिन्यूअस टेंस वाला, वो नहीं है, उससे अलग है ये। क्यों? क्योंकि ये कहां बैठ रहा है? टेंस की जगह पे बैठ रहा है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। मैंने एग्जाम्पल भी बताया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बोला जाता है ना, स्मोकिंग क्यों बोला जाता है? स्मोक बोलना चाहिए, नहीं बोला जाता, स्मोकिंग बोला जाता है क्योंकि हमें धूम्रपान करना ये बताना है। तो वर्ब चाहिए किसके प्लेस पे? सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो इन्फिनेटिव या जिरंड का इस्तेमाल होता है। जिरंड का मतलब मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। मैंने कहा और कुछ याद है चाहे नहीं है, ये याद रहना चाहिए कि आईएनजी का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग से बनता है। बीइंग लगा दिया, और पैसिव का मतलब BT3, तो BT3, ठीक है? यहां से तो मेकिंग का बीइंग मेड हो गया,
चलो दूसरा वाला केस देखो, इन्फिनेटिव भी सेम जिरंड वाला ही भाई है, बस इसका फॉर्मेट क्या रहता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो कोई दिक्कत नहीं है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव में मान लो टू मेक लिख रखा है, तो इसका पैसिव कैसे बनना चाहिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नियम तो नहीं टूटेगा, जैसे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल का पैसिव कैसे बनाते हैं, बी लगा के, वैसे ही इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम कैसे लगाएंगे, बी लगा देंगे, और पैसिव का मतलब BT3, तो टू बी मेड। यहां तक भी बात क्लियर है। फिर मैंने कहा एक पैसिव होता है पैसिव इन्फिनेटिव, एक टाइप इन्फिनेटिव का क्या है, पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव का मतलब ये काम को पूरा होना दिखाता है, यहां पे पैसिव से मतलब आप क्या समझोगे, पैसिव से अच्छा लिखो इसको, परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखो, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये काम के परफेक्शन को दिखाता है, काम के पूरा होने को दिखाता है, तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। और परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल का मतलब यहां देखो टू हैव सोल्ड लगाया है, शर्त पूरी हो रही है क्या, इन्फिनेटिव तो ये अभी भी है, क्या ये इन्फिनेटिव बन रहा है क्या, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या, याद करो, हैव बताई थी, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और हैव के बाद नियम क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू हैव सोल्ड लिख रखा है, तो नियम के अनुसार तो मामला अभी तक ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्फिनेटिव तो है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन आगे T3 लगा के क्या बना दिया इसको, इन्फिनेटिव परफेक्ट बना दिया, यानी परफेक्ट टेंस वाला बना दिया। चलिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, हमें तो सब पता है, जब यहाँ कंटिन्यूअस था तो हमने बीइंग ले आए, तो यहाँ परफेक्ट है तो क्या लाओगे, बीन ले आओगे, तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, है ना, तो मैं इसको एक बार पीले पेन से ऊपर लिख देती हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, तो जो ऑनलाइन में तीसरे वाला लग रहा था ना उसको देख लो, टू हैव बीन सोल्ड, बट मैं इसको हटा दूंगी ताकि क्लासरूम PDF के अंदर आपको दिक्कत नहीं आए। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कैसे इसका पैसिव बनेगा, ये लिखा है, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, ऑनलाइन में भी नीचे यही लिख रखा है, क्लासरूम PDF में क्लियर दिखेगा। अब ठीक है विकास, ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत, अभी तक तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अब प्रश्नों में पता चलेगा कितना समझ में आया, निकालें प्रश्न, चलिए तैयार सभी लोग, चलो अब देखो दो केस और बच रहे हैं इन्फिनेटिव जिरंड में, यहां नहीं बताऊंगी, एक तो बच रहा है बेयर इन्फिनेटिव का, किसका, बेयर इन्फिनेटिव का, वो मैं कॉजेटिव में आपको बता दूंगी लास्ट में, अभी बताऊंगी कंफ्यूज्ड होगे। एक छोटा सा केस और बच रहा है एडजेक्टिव वाला, वो भी क्वेश्चन के साथ बताऊंगी, जो चीज आपको तकलीफ देगी वो मैं अपने तक रख लूंगी, उसका प्रश्न आएगा तभी उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है क्या, क्योंकि मुझे पता है यहाँ लिख दूंगी ना अभी आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा, जो चीजें स्मूथ चल रही है चलने दो, जैसे ही प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रश्न डाला है मैंने तो बात तो होगी, आज ही होगी, ठीक है क्या, रेडी सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहो तो जो एक केस बोल रही हूं ना कि अभी आएगा उसकी जगह छोड़ दो, लेकिन लिखवाऊंगी बाद में प्रश्न के बाद। हाँ प्रश्न संख्या 1, इन्फिनेटिव दिख रहा है क्या इसमें, जिरंड के क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, इन्फिनेटिव दिख रहा है क्या, कहां दिख रहा है, अरे टू बी लेट, प्रश्न भी पढ़ लिया करो, इसका मतलब सीधा यही मत देखा करो, ऊपर भी पढ़ लिया करो, पूछा क्या है, उल्टा चलना है, आप क्या है BT3 ढूंढने लग जाते हैं इसलिए कह रही हूँ प्रश्न भी पढ़ लेना यहाँ भी और एग्जाम में भी, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे कैसे पता चला, मुझे इसको देखते ही पता चल गया कि पैसिव दिया हुआ है, मुझे BT3 दिख रहा है, अब आपको T3 नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, अरे ये लेट वर्ब तीनों फॉर्म सेम ही चलती है, लेट लेट लेट, लेट का मतलब होता है टू अलाउ समवन, टू अलाउ, तीनों टेंस के अंदर सेम ही चलती है, वर्ब तीनों फॉर्म में सेम ही चलती है, चाहो तो साइड में कहीं लिख लो, लेट लेट लेट। हाँ विकास ए आंसर बता रहे हैं, आप लोग भी बता दो कुछ, देयर इज नो शॉप टू बी लेट, नहीं हो पाएगा, कर लिया, चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी ऑप्शन, सी, डी। अभी मैंने आपको इन्फिनेटिव बताया, बस इसने उल्टा कर दिया, मैं आपसे एक्टिव से पैसिव बनवा रही थी, ये क्या कह रहा है, पैसिव से एक्टिव बनाओ, क्या करना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वो क्यों नहीं हो रहा, तो उस प्रश्न का जवाब दूंगी। पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि कहाँ मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है और कहाँ इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। पहली बात, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो सब्जेक्ट बनने को तैयार है, ढूंढ के बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट, ये केस है इट या देयर वाला,
इट या देयर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट हो, या तो क्या हो, एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की अनुपस्थिति, और यहाँ सब्जेक्ट की अनुपस्थिति है, इट और देयर से बनता है। चलो वहां भी नहीं घुमाऊं मैं आपको, तो सीधा सा बात बताती हूँ, ये भी छोड़ो, इट और देयर भी छोड़ो, मैं ये कह रही हूं मैंने तो आपको बी वर्ब पूरी पढ़ाई है, बी के बाद क्या क्या आ सकता है? एडजेक्टिव है क्या ये? कैसा का जवाब दे रहा है क्या? नहीं। वर्ब थर्ड है क्या? नहीं। आईएनजी है क्या? नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, तो ये बी के बाद नाउन का इस्तेमाल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कब आता है? जब कोई वर्ब हो, यहाँ वर्ब ही नहीं है, ये तो लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, जो लिंक कर रही है बी को किससे? नाउन ऑफ आइडेंटिटी से। बी के बाद चार चीजें आ सकती है, क्या क्या आ सकता है? एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, आईएनजी और T3 जो अपन पढ़ रहे हैं इतनी देर से। वापस देखो, इस प्रश्न के अंदर यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ढूंढो ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो या तो वर्ब के बाद में आए या प्रेपोजिशन के बाद में आए। यहाँ वर्ब कौन सी है? यहाँ तो मेन वर्ब है ही नहीं। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। तब मैंने देखा यार लिंकिंग वर्ब बी के परिवार से आया है, और बी के बाद में एडजेक्टिव है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, आईएनजी है या T3 है? नाउन, क्योंकि दुकान, अरे ये क्या है? दुकान है। ये क्या है? दुकान है। जो शब्द क्या का जवाब देते हैं, कौन का जवाब देते हैं, वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। वैसे भी सोच लो, व्यक्ति, स्थान, जगह, फलाना, ढिमकाना क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। और बोलो, तो ये समझ में आया क्या? अब ये तो ठीक है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, नहीं था, चलो ये किसी को नहीं आ रहा, जो मैंने ये खिचड़ी गाई है ये तो बताना पड़ता है, ठीक है। चलो मान लो मेरे को नहीं आ रहा है एग्जाम में, बट ये तो पता है ना कि जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनेटिव है, इसका पैसिव कैसे बनता है, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो उसका पैसिव कैसे बनता है? टू बी प्लस वर्ब थर्ड से। तो वही देख लो कि यहाँ टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड दिख रहा है, तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट करना है मुझे तो, और मैंने कहा लेट 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 ही रहता है, तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट ढूंढो कौन कौन से में है। ये दोनों तो हट जाएंगे। अब ये देखो, ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, लेट देयर बी शॉप्स, अरे ये बी क्यों आ रहा है? एक्टिव बनाना है कि पैसिव? तो एक्टिव में बी आता है क्या? पैसिव मतलब BT3, पैसिव का मतलब BT3 होता है। ये भी हटाओ, तब क्या बचा? बिना रिजेक्शन का तो तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, ये पता चल गया मुझे। कितना ही समझा दूं तुम्हें, तो बस रिजेक्ट करना ही सिखाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये जो मैंने खिचड़ी गाई है इसको वापस मुझे रिपीट करना है ना। चलो अब वापस सुनना है ना। मैंने आपको कहा वापस चलते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। आराम से 1 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो एक घूंट, ठीक है, क्योंकि ध्यान अब इधर ही रखना है आपको। मैंने सिर्फ ये बताया इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका पैसिव कैसे बनता है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। BT3 बन गया, मामला खत्म है। टू के बाद वर्ब फर्स्ट आनी चाहिए थी, तो बी आया है बी के परिवार से। एक प्रश्न हमारे सामने आया, हमने अभी तक जो नियम पढ़े उसमें हमने ये बोला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। मैंने कहा दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक तो मैं डायरेक्ट देखूं जिस डायरेक्ट में आप उलझ गए हो, और एक इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट से करती हूँ ताकि तसल्ली आ जाए आपको कि प्रश्न तो हो जाएगा एग्जाम में। चलिए, मैंने कहा आपको सिर्फ इतना पता है कि इन्फिनेटिव, ये मुझे दिख रहा है इन्फिनेटिव, टू बी लेट, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में। मुझे क्या बनाना था? एक्टिव। इन्फिनेटिव का एक्टिव पैसिव तो जान ही रहे हो, तो आपको तो बस ये देखना था इसका एक्टिव कैसे बनता, टू प्लस वर्ब फर्स्ट से। तो ऑप्शन पहले रिजेक्ट कर लो। CD हट जाएगा क्या? CD हटता हुआ दिख रहा है क्या सबको? अरे टू प्लस वर्ब फर्स्ट है क्या CD में? नहीं है। B के अंदर दिख रही है टू प्लस वर्ब फर्स्ट? हाँ दिख रही है, लेकिन बनाना एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव के अंदर B का इस्तेमाल होता है क्या? पैसिव का मतलब BT3 है। यहाँ क्यों लगाया है लेट देयर बी शॉप्स टू लेट? कितनी बार ये बी लगा दिया, इसको इधर 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 क्यों किया है अननेसेसरी। और लेट से किन का बनता है वो मैं खुद बताऊंगी। लेट से इंपेरेटिव का बनता है। बोला क्या कि ऐसे साधारण वाक्य को लेट से बनाओ? बोला कि कभी लेट से शुरू करना? नहीं बोला ना, ये तो वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए फिर प्रश्न एक बचा। अब जब ये सारे रिजेक्ट हो ही गए तो आंसर तो आपको मिल ही गया। अब डायरेक्ट अप्रोच कि मैं रिजेक्शन नहीं काम में ले रहा, मेरे को तो आप ये बताओ ये कैसे बनता है, क्यों बनता है। चलो अब सुनना, मैंने कहा जो वाक्य आपको दिया गया है, देयर इज नो शॉप टू बी लेट, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बताओ। देयर है,
देयर और इट डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं। देयर और इट क्या कहलाते हैं? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट जैसे डमी फोन आता है ना बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, वैसे ये खेलने वाले सब्जेक्ट है। जहां सब्जेक्ट नहीं होते वहां क्या लगाते हैं? देयर और इट। कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ और समझ में आएगा। जैसे देयर आर 4 चेयर्स इन द क्लासरूम। क्या बोला मैंने? देयर आर 4 चेयर्स इन द क्लासरूम। क्या मतलब है इसका? कक्षा में 4 कुर्सियां हैं। कोई सब्जेक्ट है क्या इसमें? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, एक्टर होता है, कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला। मैं ये बोल रही हूँ कक्षा में 4 कुर्सियां हैं, कोई काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा है। ये थोड़ी बोला कि कुर्सी हिला रहा है, कुर्सी जमा रहा है। मैंने तो बोला कुर्सियां है, पड़ी हुई है। तो यहाँ जब सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य किससे बना हुआ है? देयर से। एक एग्जाम्पल और बताया था, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। कोई कर रहा है क्या बारिश? नहीं कर रहा। अपने को नहीं पता कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ किससे बनाया? इट से बनाया। तो देयर इट को मैं और अच्छे से लिखवा दूंगी आपके नोट्स में, पर बात समझ में आई ये देयर कौन सा देयर है? चलिए, जैसे बोला देयर इज नो शॉप, कोई शॉप नहीं है। टू बी लेट, टू बी लेट। आपने टू लेट सुना है क्या? घर के बाहर लगाते हैं, मतलब किराए पे देने के लिए। टू लेट का मतलब क्या होता है? किराए पे देने के लिए। अब आप बोलोगे लेट का मतलब तो अलाउ करना बताया, तो अलाउ करना मतलब उस दुकान को अलाउ करना कि भाई हम किराए पे दे देंगे, तो इनडायरेक्ट वे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट टू लेट का मतलब आप सब जानते हो, टू लेट का मतलब मकान खाली है, इसको हम किस पे देंगे? किराए पे देंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कोई भी दुकान नहीं है, टू बी लेट, किराए पे देने के लिए कोई भी दुकान नहीं है। यहाँ कोई करता है क्या? मैं बोल रही हूँ मेरे घर में किराए पे देने के लिए कोई दुकान नहीं है, कोई करता है क्या? मैंने ये थोड़ी बोला कि मेरी मम्मी किराए पे नहीं देगी, तब एक्टर हो जाता है ना। सब्जेक्ट का मतलब है जो काम कर रहा है, करता। क्लियर है क्या ये चीज? तो बस ये बन रहा है देयर या इट वाले सब्जेक्ट से, इसीलिए। और फिर उसको भी छोड़ो देयर और इट को, यहाँ मेन मुद्दा ये था कि ये मेन वर्ब नहीं है। ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले ढूंढो जिसको सब्जेक्ट बनाया जाए। क्या ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने लायक है क्या? अरे ये मेन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट या तो ट्रांजिटिव वर्ब का टीवी के बाद ऑब्जेक्ट, या इंट्रांजिटिव का प्रेपोजिशन के बाद। तो ऑब्जेक्ट के दो ही लोकेशन, या तो टीवी के बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, या फिर प्रेपोजिशन के बाद। क्लियर है अब मामला? तो ये जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता तो इसको आगे लाके कैसे आप पैसिव बनाते? क्लियर है? और तीसरा तरीका, ये भी नहीं आ रहा तो ये इस खुद बी के परिवार से है, इसका कैसे पैसिव बनाओगे? ये इस खुद भी तो बी के परिवार से है, ये तो खुद बी है। इसको यहाँ फिर से बी बी करोगे क्या? दो दो बी करके लड़ाई करवाओगे क्या? नहीं करवाओगे। अब 3 तरीके से प्रश्न बता दिया, फिर भी एग्जाम से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 75 में से 74 कर लेना, ठीक है क्या? वैसे जो पहला तरीका था वो आपके लिए अप्रोप्रिएट था। कौन सा वाला? रिजेक्शन मेथड। मुझे ये लगता है। आप बताओ, अपनी टिप्पणी दो, बोल दो 2-4 शब्द, मैं थक गई बोलते बोलते। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाए जिनको लगा था कि पहला तरीका सही था, रिजेक्शन। बी, सी, और जो कह रहे हैं मुझे तीनों समझ में आ गए। हाँ, तो ऐसे बच्चे वैसे भी कम ही होते हैं, है ना। 100% रिजल्ट तो नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं मुनेश, ए तरीके से ही करना है अपने तो एग्जाम में। मैं तो खुद रिजेक्शन को ही प्रेफर करती हूँ। चलें आगे, और ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे और भी प्रश्न डाले हैं, पर मुझे लग गया है कि अप्रोच तो वही रखनी है। मैंने सब लिख दिया है। जब आप नोट्स बनाओ तो ध्यान रखना जो जो मैंने लिखा है वो तीनों तरीके, 3 तरीके से इस प्रश्न को हल किया है अपन ने आज। फिर भी नहीं समझ में आएगा और बता देंगे, ठीक है क्या? चलिए, अभी ये वाला मैं कल ही बताऊंगी, सेम पैटर्न है। थक गई मैं ना, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न है, इट इज टाइम। और ये भी नहीं बदलेगा, ये भी इट इज टाइम से ही बनेगा। सेम पैटर्न है। किस में आया हुआ है पता नहीं, किस में आया हुआ है, लिखना भूल गए, बट किसी एग्जाम का प्रश्न है। ये किस में आया हुआ था? हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ था ये तो। और भी है क्या ऐसे भाई? हाँ ये भी है। तो ये सब टाइम टेकिंग है, इनको मैं कल ही समझाऊंगी। ये एक वीडियो में और आया हुआ है, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। सेम पैटर्न पे ही चल रहे हैं ये सारे। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, तो ये सारे समझाने वाले हैं। इसमें से आप सिर्फ ये लिख लो, ये लिख ही लिया है। और ये प्रश्न में किसी को दिक्कत है तो ये पूछ लो, बाकी इसके आगे का कल करवाऊंगी मैं। कुछ पूछना है इसमें? पक्का? आर यू श्योर? चलिए, धन्यवाद। हाँ, कल है ना, मैं सोच रही हूँ कल 2 घंटे एक्टिव पैसिव भी पढ़ा देते हैं वोकैब की जगह, है ना। ये कर ले तो 3 से 5 कल क्या करें, एक्टिव पैसिव ही ले लेते हैं। एक दिन वोकैब ना पढ़ा सही, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टॉपिक से हो नहीं पाएगा ना। और मैं चाहती हूँ एक दिन में जो स्पेशल केस पढ़ लिए ना वो ज्यादा याद रहेंगे।
टुकड़ों में पढ़ाऊंगी तो भूलोगे, ऐसे रिविजन भी करवाऊंगी मैं तो, है ना। चलिए आज कौन कौन सा स्पेशल केस पढ़ा है? 2 ही पढ़े हैं आज तो, जिस हिसाब से, क्योंकि प्रश्न साथ में ऐड होने से फायदा भी है, नुकसान तो बस एक ही यही है कि टाइम टेकिंग हो गया है प्रोसेस, लेकिन साथ में कर लोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।